नमस्कार मित्रों, विकास क्लासेस इलाहाबाद में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विकास मिश्रा। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वह बात करने वाले हैं हिंदी के बारे में। और जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे वह पढ़ रहे थे मित्रों व्यंजनों के बारे में। और व्यंजन में से हमने जो पढ़े थे भेद, वो स्पर्श व्यंजन आपका हो चुका था। और मित्रों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वह आपके अंतस्थ व्यंजन के बारे में बात करने वाला हूं कि अंतस्थ व्यंजन कहते किसे हैं। तो मित्रों, जो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं वह आपके अंतस्थ व्यंजन के बारे में बात करने वाले हैं कि अंतस्थ व्यंजन अगर देखा जाएगा तो कहते किसे हैं। अंतस्थ यानी अंतस्थ शब्द का मतलब यहाँ पर क्या है। अंत शब्द का मतलब क्या हो गया आपका, अंतिम से हो गया। यानी अंत शब्द का अर्थ यहाँ पर अंतिम है और थ शब्द का अर्थ होता है पहले से, यानी अंतिम से पहले का स्थान। यानी अगर एक डायग्राम में आप इसे समझो तो अगर आपको शुरुआत यहाँ से होती है, ये पहला पॉइंट है और आपको यहाँ तक आना है 10 पॉइंट तक, तो यानी अंतस्थ यानी अंत से पहले। अब आप यहाँ चले लेकिन यहाँ तक आप पहुँचे 8 तक, लेकिन आप 10 तक नहीं पहुँच रहे हो। तो मतलब अंतस्थ का अर्थ ही होता है अंत से पहले आपका। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय आपकी जो जिह्वा होती है, वह जो उच्चारण स्थान होते हैं उन उच्चारण स्थानों को पूर्ण रूप से क्या करती है, कहीं पर भी स्पर्श नहीं करती है, उनको आंशिक रूप से स्पर्श करती है। और उस वर्ण को यानी क्या कह लीजिएगा कि उन व्यंजनों को बोलते समय आपकी जो जिह्वा होती है उसको परस्पर सटाना पड़ता है। सटाने शब्द का अर्थ क्या होता है, मतलब कि एकत्रित करना पड़ता है, लेकिन कहीं भी पूर्ण रूप से वह उसको स्पर्श नहीं करती है। तो इसलिए मित्रों, जो इसको जाना जाता है वह आपके अंतस्थ व्यंजन के नाम से जाना जाता है। यानी वहां तक वह पहुंचती तो है, यानी अगर किसी वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है तो तालु तक पहुंचेगी तो, लेकिन पूर्ण रूप से आपकी नहीं पहुंचेगी। तो मित्रों, जो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या होती है वह कितनी होती है, 4 होती है आपकी। या, वा, रा, ला, ये जो 4 आपके होते हैं ये आपके 4 क्या कहलाएंगे, अंतस्थ व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। अब मित्रों, ये जो 4 वर्ण हैं आप बोलिए या, वा, रा, ला। आप खुद ही इनको बोल के देखिए, आपकी जिह्वा क्या, जैसे आप बोलते हो का, तो क्या जैसे का में जैसे आप बोलते हो ता, जैसे आप बोलते हो पा, तो क्या जैसे आपकी जिह्वा ता बोलने में स्पर्श करती है, क्या वैसे ही आपकी जिह्वा या बोलने में कहीं स्पर्श करती है क्या, पूर्ण रूप से नहीं करती है। अब करती भी है तो बहुत ही अल्प मात्रा में, यानी बहुत छोटी मात्रा में करती है। तो इसीलिए मित्रों, इनको जो कहा जाता है वह आपके अंतस्थ व्यंजनों के नाम से आपका जाना जाता है। तो यहाँ पर मित्रों हमने देखा ये क्या कहलाएंगे, आपके अंतस्थ व्यंजन 4 कहलाते हैं। मित्रों, इसमें से जो 2 आपके होते हैं या और वाह, इनको क्या कहते हैं, अर्ध स्वर के नाम से जाना जाता है। इन दोनों को जो नाम दिया जाता है अर्ध स्वर। और यह जो अर्ध स्वर की प्रकृति होती है यह क्यों होती है, संप्रेषण के कारण होती है। यानी इनको जो आप अर्ध स्वर के नाम से मित्रों जानते हो वो क्यों जानते हो, संप्रेषण के कारण, यानी बोलने के कारण ये आपके होते हैं अर्ध स्वर कहलाते हैं। क्योंकि जब आप या का उच्चारण करते हो तो ये क्या बनता है, अगर मैं पूछूं ये क्या है और ये क्या है, अब देखिएगा आप बोल के देखिए, ई, यानी इन दोनों वर्णों का जो उच्चारण हो रहा है वो बिल्कुल समान हो रहा है, तो यानी एक जैसे ही हो रहा है। तो इसीलिए इनको, ये स्वर हो गया और आपका ये क्या है, व्यंजन है, तो इसीलिए इनको जो नाम दिया गया है वो अर्ध स्वर के नाम से जाना जाता है। यानी यहाँ पर जो आपको उच्चारण मित्रों देखने को मिलते हैं कि एक दूसरे के बिल्कुल समान ही लग रहे हैं। यानी जब एक दूसरे में समानता है मित्रों तो इसका मतलब इसीलिए इनको जो कहा गया वो क्या कहा गया, अर्ध स्वर के नाम से संबोधित यहाँ पर किया गया है। इसके साथ ही साथ जो आपका मित्रों रा होता है, रा को आपको क्या कहते हैं, यहाँ पर रा को आपको लुंठित के नाम से संबोधित किया जाता है। यानी जो ला है लुंठित, और जो आपका ला बचता है, ला क्या कहलाएगा आपका, पार्श्विक के नाम से जाना जाता है।
अब रा को आपके लुंठित क्यों कहते हैं? रा का मतलब क्या होता है? लुंठित। देखिएगा, और लुंठित शब्द का जो अर्थ होता है मित्रों वो होता है लुढ़का हुआ। लुंठित शब्द का जो अर्थ होता है मित्रों वो होता है लुढ़का हुआ, यानी जो आपका लुढ़का हुआ होता है, यानी जब आप ला का उच्चारण करते हो, बोलिए आप ला, तो इसमें आपकी जिह्वा आपको मुड़ी हुई प्रतीत होती है। आप खुद ही इसको बोल के देखिए, ला ला। तो ला में आपकी जिह्वा ऊपर की ओर जाती है और हल्का सा मुड़ती है, तो इसीलिए इसे क्या नाम दिया गया मित्रों? लुंठित के नाम से जाना जाता है, यानी लुढ़का हुआ के नाम से आपके रा को। तो रा बोलिए आप, रा। तो रा में आपकी जो जिह्वा है वो क्या है? आपकी थोड़ी सी आपको मुड़ी हुई प्रतीत होती है। आप बोलिएगा रा रा। रा में आपकी जिह्वा जो है क्या होती है? थोड़ी सी मुड़ती है, और जब मुड़ रही है तो इसका मतलब ये क्या बन गया? लुंठित के नाम से, यानी रा जो है वो लुंठित हो गया। और ला आपका जो होता है पार्श्विक होता है। ला ला पार्श्विक क्यों होता है? क्योंकि जब आपके जो आपका पार्श्व शब्द है, यानी जो आपका पार्श्व शब्द लिखा है, पार्श्व शब्द में इक प्रत्यय जुड़ा तो आपका नया शब्द बनकर आया मित्रों पार्श्विक। यानी पार्श्व शब्द में इक प्रत्यय जब मैंने जोड़ा तो क्या बना? पार्श्विक बना। तो पार्श्व शब्द का जो अर्थ निकल कर होता है वह आपका किनारे से होता है, या कह लीजिए पीछे से। जो पार्श्व शब्द का अर्थ होता है मित्रों वह आपका किनारे से होता है, या कह लीजिए पीछे से होता है। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया? पार्श्विक। तो पार्श्व, आपने एक हिंदी में और भी शब्द होगा, सुना होगा, जब आप बॉलीवुड मूवी देखते हो तो उसमें आप सुनते हो कि वो जो सिंगर हैं वो पार्श्व गायक हैं। तो पार्श्व गायक का मतलब वही अर्थ निकला कि पिछले हिस्से से, यानी वो जो गाना गाते हैं वो स्टेज पे तो आके गाते नहीं है, यानी वहां पर जो परफॉर्म करते हैं वो नायक और नायिका करते हैं, लेकिन जो आपको गाना सुनाई देता है वो तो बैकग्राउंड में, यानी पीछे से कोई और ही गाता है ना। तो इसीलिए उनको क्या कहते हैं? पार्श्व गायक। तो उसी से शब्द बना है पार्श्विक। तो आप जब भी उच्चारण करते हो किसका? ला का, ला। तो ला का उच्चारण करने में आप देखते हो कि इधर से और इधर से ला आपको समान रूप से वायु बाहर निकलते हुए दिखेगी, और किनारे से वर्ण बाहर निकलते हैं। इसीलिए इनको जो नाम दिया जाता है मित्रों, क्या नाम दिया जाता है? पार्श्विक के नाम से आपका संबोधित किया जाता है। यानी क्या कहेंगे इसको? पार्श्विक के नाम से आप इसको जान सकते हो। तो मित्रों मुझे उम्मीद है कि आपको यह बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे कि आपके अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। आइए अब बात करता हूं मैं अंतस्थ के बाद जो आपके बचे हुए हैं वह आपका ऊष्म व्यंजन बचा हुआ है। अंतस्थ आपने देख लिया। अंतस्थ के बाद आपका जो दूसरा व्यंजन मित्रों कहलाता है वह आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। कि ऊष्म व्यंजन आपके क्या होते हैं? अगर ऊष्म व्यंजनों की मैं यहाँ पर बात करता हूँ मित्रों, तो यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिलती है। देखिएगा, ऊष्म। ऊष्म जो शब्द मित्रों बना है, या कह लीजिए जो आपने ऊष्मा शब्द सुनते हो, तो ऊष्मा जो शब्द है आपका वो ऊष्म शब्द में आ प्रत्यय जुड़ा और नया शब्द आपको जब मिलता है मित्रों तो वही ऊष्मा मिलता है। यानी ऊष्म शब्द में जो आपने आ प्रत्यय जोड़ा तो आपको जो नया शब्द मिलेगा, या नया शब्द मित्रों आप देखोगे वह क्या देखोगे? ऊष्मा देखते हो। तो यहाँ पर जब आपने देखा कि ऊष्मा शब्द आपके सामने लिखा है, और यह ऊष्मा शब्द जो आपका बना हुआ है मित्रों, यह किससे बना हुआ है? ऊष्म शब्द से ही जोड़कर आपको देखा गया है। तो इस ऊष्म शब्द की अगर बात हो रही है तो यहाँ पर क्या देखते हो कि ऊष्म शब्द का अर्थ क्या है? गर्मी से है। यानी यहाँ ऊष्मा शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? आपका गर्मी से माना जाता है। अर्थात इन वर्णों का जब आप उच्चारण करते हो तो आप गर्मी का एहसास करते हो, या गर्म वायु बाहर निकलती है, तो इसीलिए इनको ऊष्म व्यंजन के नाम से जाना जा सकता है। यानी सीधे सीधे तौर पर मैं कहूँ तो परिभाषा जो बनेगी वो सुनिएगा कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में हमारे मुख से गर्म श्वास या गर्म वायु बाहर निकलती है, तो ऐसे वर्णों को जो संज्ञा दी जाती है मित्रों वह आपके ऊष्म व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। और ऊष्म व्यंजनों की जो कुल संख्या आपको हिंदी में देखने को मिलती है वह 4 मिलती है। इसके अंतर्गत सा, शा, शा, हा,
ये आपके जो 4 वर्ण हैं यही आपके ऊष्म व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं मित्रों। इसके साथ ही साथ मित्रों जो आपका ये है इसको आप दंत सा के नाम से संबोधित करते हो। ये जो आपका है मित्रों इसे तालु सा के नाम से संबोधित करते हो, और इसे जो आप संबोधित करते हो वह आपके मूर्धा सा के नाम से यहाँ पर आप जानते हो। तीनों सा हैं। उच्चारण जब भी मित्रों आप करते हो तो आपको लगता है कि एक जैसे ही उच्चारण हो रहा है, लेकिन एक जैसे बिल्कुल भी उच्चारण इनका नहीं होगा मित्रों। यह आपका जो उच्चारण बनेगा वह एक का क्या बनेगा, तालु सा बनेगा। यानी जब आप चा छा जैसे बोलते हो तो चा छा जैसी लाइन आप बोलते हो। चा की लाइन बोलने में जिह्वा जहां स्पर्श करती है वहीं जिह्वा इसकी भी स्पर्श करना चाहिए, तब जाके आपके जो वर्ण का प्रोनाउंसिएशन होगा मित्रों बिल्कुल सही आएगा। और ये जो आपका दंत सा है तो जैसे आप बोलते हो ता था तो जिह्वा आपकी नीचे छूती है, नीचे वाले दांतों को स्पर्श करती है। तो वैसे ही जब आप इस वर्ण का उच्चारण करोगे तो यहाँ पर भी आपकी जिह्वा नीचे के ही दांतों को स्पर्श करनी चाहिए, तो इसीलिए इसे दंत कहा जाएगा। और इसके बाद जो आप टा वाली लाइन बोलते हो टा ठा, तो इसका मतलब उच्चारण स्थान मूर्धा है। तो जब जैसे आप टा ठा बोलते हो जिह्वा आपकी ऊपर बिल्कुल छू जाती है मूर्धा को, तो इसीलिए इसको अभी क्या बनेगा, उच्चारण स्थान मूर्धा। यानी जब आप इसका उच्चारण करोगे तो आपकी जिह्वा ऊपर की ओर जानी चाहिए। जैसे आप कई बार शब्द लिखते हो, देखिएगा अंतर समझिएगा, बहुत डिफरेंस ये बोलने की शैली को आपको दिखाता है। जैसे आपने कहा सीता, आपने क्या कहा सीता, आप शब्द क्या है सीता, यानी दो आपकी जिह्वा है वह ऊपर के दांतों को छूनी चाहिए। सीता यानी क्या है, दंत है तो भाई दंत को छुएगा। लेकिन जब आप बोलोगे शलजम, यानी यहां पर जिह्वा आपके दांतों को नहीं छुएगी, वो थोड़ी सी ऊपर जाएगी। अब शब्द में डिफरेंस आप समझिएगा। सीता, यहां पर शब्द मैंने क्या बोला सीता, यानी यहां पर आपकी जो जिह्वा है वो दंत को छू गई। सीता, शलजम, शलजम। अब आपने अंतर दोनों में समझा कि कहां अंतर आपको मिलता है, षटकोण, षटकोण, यानी यहां पर आपका, अब मैं मूर्धा सा की बात कर रहा हूं, तो यानी जिह्वा जब आप स्पर्श कराओगे तो आपके उच्चारण में भी अंतर आपको देखने को मित्रों मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ ही साथ मित्रों जो आपका हा होता है, हा को आपके स्वर यंत्र मुखी के नाम से जाना जाता है। यानी जो आपका हा है मित्रों इसे क्या कहते हैं, स्वर यंत्र मुखी। स्वर यंत्र मुखी का मतलब क्या होता है कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में हमारी जो स्वर यंत्रियां हैं, चाहे कंठ हो, चाहे तालु हो, चाहे मूर्धा हो, चाहे दंत हो, चाहे ओष्ठ हो, इन सब का प्रयोग हो जाता है, तो इसीलिए इन्हें जो नाम दिया जाता है मित्रों वो स्वर यंत्र मुखी के नाम से संबोधित यहाँ पर किया गया है। यानी इन्हें स्वर यंत्र मुखी नाम से कहा जाता है। और हा है क्योंकि जब आप हा का उच्चारण करते हो, बोलिए हा, तो हा में आपके मुंह से जो वायु बाहर निकलती है, मुख से वायु बाहर निकलती है, वह संपूर्ण मुख से बाहर निकलती है, इसीलिए इसे स्वर यंत्र मुखी कहा गया है। यानी पूरे यंत्रों का, यानी जो आपके मुख है, मुख एक प्रकार का यंत्र, तो मतलब उसके मुख से पूरी वायु बाहर निकलती है, तो इसीलिए इसे जो नाम दिया गया वह आपके स्वर यंत्र मुखी के नाम से जाना जाता है। यानी पूरे मुख से बाहर निकलती है हा। और इसीलिए मित्रों ऊष्म कहने का अर्थ जो है, जो या वाराला को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तभी आप देखते हो जब ठंडी का महीना होता है तो आप कभी का कह के ऐसे हाथ नहीं रगड़ते हो, आप कहोगे क्या कहोगे, यानी हा ही कहोगे, मुंह से हा निकलता है और हाथ को आप क्या करते हो, रगड़ते हो। तो वो क्यों करते हो आप, क्योंकि आपको पता है कि जब हम इस वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं तो वायु गर्म निकलेगी और हाथ को हम क्या करते हैं, ऐसे रगड़ते हैं, तो हमें जो एहसास मित्रों होता है वो क्या होता है, आपके गर्मी का एहसास होता है। तो इसीलिए मित्रों यहाँ पर जो आपके इन्हें नाम दिया गया है वह नाम क्या दिया गया है, उस व्यंजन के नाम से आपके यहाँ पर इनको जाना जाता है। अब ये क्या कहलाएंगे, आपके ऊष्म व्यंजन। तो मित्रों आपको ये ऊष्म व्यंजन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ें, इसी क्रम को मैं और आगे बढ़ाता हूं। देखिएगा अब व्यंजन के आपके 3 भेद हो गए हैं, जो मुख्य भेद होते हैं वो 3 हो गए हैं। अब आपको कहीं कहीं पर बुक पे आपको मिलता होगा स्पर्श संघर्षी व्यंजन। अब एक आपके सामने शब्द है कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं।
तो मित्रों स्पर्श संघर्षी जो होते हैं वो चा, छा, जा, झा, इन चारों वर्णों को स्पर्श संघर्षी के नाम से संबोधित किया जाता है। स्पर्श का मतलब आप समझ गए होंगे कि जो हमने अभी स्पर्श व्यंजन पढ़े थे, पहला आपका 3 भेदों में से वही है, यानी चा, छा, जा, आप समझ गए स्पर्श है। संघर्षी का मतलब क्या होता है कि संघर्ष करते हुए, यानी संघर्षी शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या निकलता है कि इनका उच्चारण करने में आपकी जो जिह्वा है वो संघर्ष करते हुए आपकी बाहर निकलती है, तो इसीलिए इन्हें संघर्षी के नाम से आप क्या कर सकते हो, पुकारते हो। तो स्पर्श संघर्षी का मतलब क्या है कि आपकी जो जिह्वा होती है वो स्पर्श भी करती है किसको, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ को, इसके साथ ही संघर्ष होता है, तो इन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन के नाम से आपका संबोधित मित्रों यहाँ पर किया जाता है। अब एक आपका जो मित्रों होते हैं, ये तो वर्ण हो गए स्पर्श संघर्षी के नाम से, तो यहाँ पर इस भेद के बारे में बात मैंने मित्रों आपसे कर ली है। और जो अभी हम कुछ भेद पढ़ने हैं यहाँ पर हमें व्यंजनों के, तो उन भेदों के बारे में और भी आपसे चर्चा करूंगा, और जो मुख्य तथ्य हैं व्यंजन के उनके बारे में भी हम बात करेंगे मित्रों, लेकिन वो बात करेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो मित्रों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को आप क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, और उसके साथ साथ वीडियो को लाइक करिए और आप शेयर भी करिए। तो मित्रों अब हम जो मिलेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।